नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आए दिनों आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान क्राइम रेट में किस तरीके से सीढ़ियां चढ़ रहा है। और जब मैं सीढ़ियां चढ़ने की बात करती हूं तो मैं ये भी बात करती हूं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स कितना ज़्यादा है। दिल्ली, लगातार आप सुनते होंगे, दिल्ली राजधानी है, हिंदुस्तान की सबसे सेफेस्ट जगह होनी चाहिए राजधानी होने के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कहाँ है? दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बेंगलोर, कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, जितने बड़े स्टेट्स आप जाएंगे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सोफिस्टिकेशन के हिसाब से, एजुकेशंस के हिसाब से, एटिकेट्स के हिसाब से, या फिर ये कहूँ कि फाइनेंशियल जो एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंशियल जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, इसमें अगर बात करूँ तो ये सारे स्टेट्स अपने चरम पर हैं। हर घर में आप देखेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन आप लेवल आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड का। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस दौर में जब 2023 में हम जी रहे हैं, हम हर बार सरकार चुन रहे हैं, हम हर बार पढ़ाई पर अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम हर बार ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे जो विदेशी हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, उनसे लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, तो हम क्राइम रेट में पीछे क्यों हो रहे हैं? ये सेशन आज इसी पर मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं स्तुति अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाए जो अवेयरनेस फैलाती हों, जो आपके मन की बातें हों, जो आपके मन के सवाल हों, और आज सारे सवालों का जवाब देने वाली हैं। स्तुति, बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और आज जैसे कि आपने बोला, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम रेट्स शायद और तेज़ी से बढ़ रहे हैं जितना शायद पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही। और आपने बोला एजुकेशन, तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं जिनसे ये बढ़ता है। एजुकेशन ऑब्वियसली मैटर्स, बट उसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो और मैटर कर सकते हैं। फैक्टर्स की आपने बात की, हिनियस क्राइम्स देखे गए पिछले, अगर मैं बहुत पीछे नहीं जाते हैं दोस्तों, 4-5 साल की अगर बात कर लूँ, अगर आप 4 महीने 6 महीने पहले जाएंगे तो श्रद्धा वॉकर मर्डर केस आपने देखा होगा किस तरीके से ये हिनियस क्राइम सामने आया था दिल्ली में, जब लिविंग पार्टनर ने ही टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए थे। अभी आप देख रहे हैं साक्षी मर्डर केस, वो भी दिल्ली का ही है, किस तरीके से 35 बार स्टैप किया गया है, और कहा जा रहा था कि बहुत गहरी दोस्ती थी, उसके बाद भी इमोशन मौजूद थे, फिर 35 बार स्टैप किया गया, और फिर लगातार गले भी दबाने की बातें चल रही थी। हाथरस हमने देखा जहां पर रेप केस सामने आया, उन्नाव देखा हमने, और कौन भूल सकता है दिल्ली का वो रेप केस, जिसके बाद से हिंदुस्तान में एक अलग आग फैली। ये सारे केसेस अभी 4-5-10 साल के केसेस हैं जब हम देखते हैं। मैं जब हिनियस क्राइम की बात करती हूँ स्तुति, तो मुझे हमेशा से एक सवाल और क्यूरियोसिटी भी जागती है मन में कि ऐसा कौन सा मोमेंट होता होगा जब लोगों में इस तरीके की जागृति दिमाग में आती है कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और सवाल ये तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर क्राइम के बाद लगता है कि इससे ज़्यादा हिनियस कुछ नहीं हो सकता है, तो दूसरा एक मर्डर केस आता है, दूसरा एक रेप केस आता है, जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि नहीं, ये भी हिंदुस्तान में करना या समाज में करना पॉसिबल है। तो अगर हम एग्जैक्ट मोमेंट की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। कुछ केसेस में हमने देखा है कि एक इंस्टिंक्ट होता है मर्डरर का या क्रिमिनल का कि मुझे ऐसा करना है, और वो उठ के कर देता है। कभी कभी एक लंबी प्लानिंग होती है कि पूरा मैप बनाया जाता है, ऐसा ऐसा करना है, जिसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने बात किया कि कुछ लोग थ्रिल के लिए करते हैं, जिनको बोलते हैं कि हेडनिक होते हैं वो लोग, तो वो लोग मोमेंटरीली कर सकते हैं। पर कुछ लोगों को लगता है कि शायद हमारे रिलीजियस गॉड ने या फिर हमारे कल्चर ने या फिर हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम ऐसा काम करें। अगर आपको याद हो तो एक मूवी आई थी गब्बर इज़ बैक, उसमें एक चीज़ दिखाया गया था कि जो गब्बर था वो ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर रहा था जो लोग ब्राइब लेते हैं या जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें कोई राइट नहीं दिया गया ये करने का। ये शायद जुडिशियल सिस्टम में उसका रोल है, बट कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये करके हम सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं कि हमें यहाँ से यहाँ करना है, इतने लोगों को टारगेट करना है और उनको अपने अंजाम तक पहुँचाना है।
आपने जुडिशरी की भी बात की है, तो जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है इस पे बात करूंगी। मसीहा की आपने बात की कि कुछ लोग अपने आप को मसीहा समझ लेते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद आता है कुछ सालों पहले का, दोस्तों आपको भी याद होगा, हिंदुस्तान में वो दौर था जब तंदूर कांड सामने आया था, और ये वो कांड है जब लगा कि शायद अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, या ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो तंदूर कांड, आपको बता दूं कि नेता ने अपने ही पार्टनर को तंदूर में टुकड़े करके फेंक दिया था। इस तरीके के कांड जब सामने आते हैं तो मनोस्थिति की, क्योंकि आप काउंसलिंग भी करती हैं, क्या लगता है, अभी भी एक बताऊं आपको, साहिल जो साक्षी मर्डर केस था, उसमें उसने कहा कि मुझे पछतावा नहीं है जो मैंने किया। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ा कांड या इस तरीके का मर्डर और इस तरीके का पर्पस मर्डर करने के बाद पछतावे जैसा स्थिति कुछ बनना चाहिए? इमोशनल मेंटल बैलेंस कैसे काम करता है? तो कुछ केसेस में रिमोर्स होता है, गिल्ट होता है, पर अगर हम ऐसे केसेस की बात करें जो आप बोल रहे हो कि उसमें रिमोर्स ही नहीं होता, तो पॉसिबली वो ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम अपने साइकोलॉजी में टर्म करते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे एंटी सोशल से ये मतलब नहीं है कि जो लोग बातचीत कम करते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। यहाँ पे एंटी सोशल का ये मतलब होता है कि जो लोगों को अपने छोटे छोटे बचपन से ही वो छोटे छोटे क्राइम करते हैं, बट उन्हें कभी सॉरी नहीं फील होता, उन्हें कभी रिमोर्स नहीं फील होता, तो ऑब्वियसली बड़े होके वो थ्रिल के लिए और बड़े क्राइम्स करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी सोशल फैक्टर्स होते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली में वायलेंस क्राइम देखा है, हमेशा पेरेंट्स को अब्यूजिव देखा है, कभी फादर्स अल्कोहलिक होते हैं, कभी मदर्स अल्कोहलिक होती हैं, और कभी कभी ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि आपको कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे स्किज़ोफ्रीनिया है, जहाँ पे आपको हैलुसिनेशंस होते हैं, आपको वो चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं, तो आप प्रेजेंट से डिटैच हो जाते हो और आपको एक्चुअली पता ही नहीं चलता है, जिस चीज़ का शायद कभी लोग बहुत गलत इस्तेमाल भी करते हैं कोर्ट में ये प्रूफ करने के लिए कि जब हमने ये क्राइम किया तो हम मेंटली स्टेबल नहीं थे, और कई केसेस में वो प्रूव नहीं हो पाता कि वो ठीक हालत में थे, जिसका वो फ़ायदा भी उठाते हैं कभी कभी। स्तुति, शिज़ोफ्रेनिक होने की बात आपने की है, पास्ट क्या लगता है कि एक किसी भी बच्चे का, अगर मैं पास्ट निकालना चाहूँ, अगर हिस्ट्री निकालना चाहूँ, तो क्या हिस्ट्री इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि कोई आगे चल के इस तरीके का मर्डर या इस तरीके का क्राइम कर सके? क्योंकि केसेस तो हमने वो भी देखे जिसकी बहुत सारे पास्ट ख़राब थे, लेकिन फिर यूपीएससी ने क्लियर किया गया, ने तो अच्छी चीज़ें भी हैं। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है कि अगर पास्ट आपका खराब है तो आगे जाके आप इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो आप एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते उनके बचपन से कि वो ऐसा करेंगे या नहीं, पर शायद आप छोटे छोटे पैटर्न्स देख सकते हैं। एक बड़ी छोटी सी टेंडेंसी होती है पायरोमेनिया, कुछ बच्चे छोटी सी चीज़ में आग लगा के उनको खुशी मिलती है, तो आपने अगर छोटे से ही देखना शुरू कर दिया कि ये बिहेवियर्स हैं, तो आप उसी टाइम किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट को अप्रोच कर सकते हो कि इनकी प्रॉब्लम का क्या करें, तो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। कभी कभी हमें नहीं पता चलती है क्योंकि वो सब कुछ अपने तक रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ही बोला जाता है कि आप हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट के टच में रहो, कि आपको पता चले कि आपका और आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो कितना हेल्दी हो रहा है। एंगर इश्यूज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी बात छेड़ी है कि पेरेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार आपको टच में रहना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है या बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है हर छोटी छोटी बात पे, और पेरेंट्स उसको दरकिनार कर देते हैं कि अभी ज़िद्दी है, बड़ा होगा तो ठीक होगा, इस दौर में जब सब कुछ सोशल मीडिया है, जब सब कुछ एक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे चल रहा है, इस दौर में कितना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है निगरानी रखना कि बच्चे को कहीं एंगर इश्यूज तो नहीं है, कहीं बच्चा हद से ज़्यादा स्टबर्न तो नहीं बन रहा। तो एज पेरेंट्स भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। हम अपने आसपास देखते हैं कि कई पेरेंट्स को लगता है कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमने 2 बच्चे पाल लिए, तीसरा भी पाल लेंगे, या फिर इतना दूर तक आ गए हैं तो बच्चे भी पाल लेंगे। बट अभी सिनेरियो डिफरेंट हो गया है, जैसे आपने कहा बहुत एक्सपोजर है, सोशल मीडिया एक्सपोजर है, फ्रेंड्स हैं, आप कहीं बाहर भेज रहे हो हॉस्टल में, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या फ्रेंड्स ग्रुप है, तो ये सब पे
आप सब चीज़ नोटिस नहीं कर सकते हो। कुछ हद तक एजुकेट हो सकते हो, कुछ हद तक भरोसा रख सकते हो और कुछ हद तक प्रोफेशनल एडवाइस सीख कर सकते हो। तो ये शायद कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको यूज़ करके शायद आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो ऐसे बिहेवियर। कब ये पता चले कि अब काउंसलिंग की ज़रूरत है, शुरुआत कर देनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है जब लोग काउंसलर के पास पहुंचते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़ी कॉमन टेंडेंसी है, जब हमें कोई बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, तब हम जाते हैं जिम शुरू करते हैं, तब हम एक्सरसाइजिंग शुरू करते हैं, तब हम अपने डाइट पे ध्यान रखते हैं। क्या अगर हमने बचपन से ही अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल सही कर ली होती, स्पोर्ट्स में रहते या एक्टिविटीज़ में रहते, जिम जाते, तो वहाँ तक आता ही नहीं। सिमिलरली अगर हम बचपन से ही एक साइकोलॉजिस्ट के कनेक्शन में रहते हैं, एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट, आप जाओ, महीने में मिलो, नहीं हो रही है कुछ बड़ी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, कुछ हो रही है तो शायद वो उसी लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। तो करेक्ट टाइम अभी है, जब आपने ये सुना कि आपको साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट होना चाहिए, अभी कनेक्ट हो। और अपने लिए भी, सिर्फ आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, आपको भी ज़रूरत है। आपको क्या पता कि आप कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम में नहीं जाने वाले, या आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस हो रही हैं। आपको और आपके बच्चे दोनों को ज़रूरत है। लगातार मैं बात भी कर रही थी आपसे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं। ऐसा एक प्रारूप बना हुआ है समाज में कि बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कुछ ऐसे क्राइम्स करते। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो काउंसलिंग के लिए कौन से केसेस ज़्यादा इस वक्त आपके पास आ रहे हैं? ठीक है, तो लोगों को जो लगता है, जो लोगों ने कॉमन टर्म्स सुने हैं, लोगों को कुछ कॉमन टर्म्स पता है, जैसे मुझे एंग्जाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे बाइपोलर है। लेकिन इन सब के पीछे हो सकता है कि बाइपोलर का एक सिम्टम हो आपको, बट एक्चुअली आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको एपैथी की प्रॉब्लम, आपको चीज़ें फील ना होती हों, आपको लगे कि शायद वो डिप्रेशन है या वो ग्रीफ है, पर वो स्किज़ोफ्रीनिया की तरफ ले जाता है। तो केसेस ऐसा नहीं है कि एक तरीके के केसेस बहुत आते हैं, बट हाँ, बच्चों में स्पीच डिले से लेके कंसंट्रेशन इश्यूज तक, बड़े से छोटे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और बड़ों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारे और इश्यूज आते हैं जो कि शायद हमें छोटे लेवल पे हैंडल करना चाहिए, बट अब हो गए हैं तो हमें धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है कि हम, या फिर उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स तक पहुंच के उस पर ट्रीटमेंट करें। साहिल, जो ये साक्षी मर्डर केस है, वो जो आरोपी हैं उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है, साहिल नाम है उनका। कहा जा रहा है कि 35 बार स्टैब किया उन्होंने, उसके बाद भी मर्डर के बाद भी लाश को दोबारा से चेक किया, रीचेक किया, गला दबाया कि जिंदा तो नहीं है। इस तरीके के केसेस में कहा जाता है कि ट्रिगर मोमेंट, आपको क्या लगता है कि जो ट्रिगर मोमेंट है इसका क्या सही डेफिनेशन होना चाहिए, और उस ट्रिगर मोमेंट को कैसे कंट्रोल करें? अगर क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ट्रिगरिंग की जो प्रॉब्लम है आजकल, तो अगर आप बुली कर दे रहे हैं किसी को तो भी ट्रिगर हो जाता है आदमी, तो उसके लिए कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये ट्रिगर मोमेंट रोकने के लिए आपके आसपास वालों का भी अवेयर रहना ज़रूरी है, आपके फैमिली मेम्बर्स का। आप ट्रिगर की बात कर रहे हो, जब इवेंट हो रहा है तब भी लोग अवेयर नहीं हैं। आपने उस केस में देखा होगा, मैंने जो इमेजेस देखी वो काफ़ी ब्लर होके आ रही थी, बट एटलीस्ट इतना दिख रहा था कि जो लोग पास कर रहे हैं वो देख के पास कर जा रहे हैं वहाँ से। उन्होंने कोई रिएक्शंस नहीं किए, और रिएक्शन किए तो एक्शन नहीं लिया कोई, है ना। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी अवेयरनेस की कमी है, हमारे स्टेप्स की कमी है, हम चीज़ों से बचते हैं कि हम क्यों घुसे इस चीज़ में। इसको हमने टर्म, मतलब हमने जो पढ़ा है, इसको बाई स्टैंडर्ड्स एपैथी या बाई स्टैंडर्ड्स इफ़ेक्ट कहते हैं। और सरप्राइजिंगली ये टर्म जो था बड़े सिमिलर केस से आया था। उस टाइम 19th सेंचुरी में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे कैथरीन नाम की लेडी को ऐसे ही स्टैब किया गया था, उनके घर के नीचे जस्ट। उनके नेबर्स देख रहे थे, उन्होंने ऑब्वियसली इतना तेज़ चिल्लाया कि सब लोग बाहर आ गए। बट शॉकिंगली 30 मिनट बाद, ये इंसिडेंट होने के 30 मिनट बाद पुलिस तक ये न्यूज़ पहुंची। आप सोचो, यहाँ पे तो स्ट्रेंजर्स थे, वहाँ पे नेबर्स थे, उन्होंने तक नहीं किया। इसके पीछे बड़े सारे रीजंस होते हैं कि जब आपको लगता है बहुत सारे लोग हैं तो आप सोचते हैं मैं क्यों करूँ, कोई और इन्फॉर्म कर देगा, या मैं क्यों इसमें पढ़ूँ। या कभी कभी ऐसे भी केसेस हमने पढ़े हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही थी और लोगों ने अज्यूम कर लिया कि हो सकता है कि
लड़का अल्कोहलिक हो, वो मारता रहा हो और अब लड़की रिवेंज ले रही है। आपने कैसे ऐसा अज्यूम कर लिया? बाद में पता चला कि वो लड़की अल्कोहलिक थी और वो हमेशा अपने हस्बैंड को अब्यूज़ करती है। तो ऐसे केसेस में हम कभी कभी स्टीरियोटाइप्स भी बना लेते हैं, नहीं बचाते हैं। हम ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि सिर्फ लड़की ही इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ का टारगेट बनती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती हैं कि हमें उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट की बात करूंगी। दो सवाल आपको सुन रही थी तो सामने आ रहे थे, क्योंकि बात कर रहे हैं मर्डर्स और हीनियस क्राइम्स के, तो थोड़ा सा रेप पर भी पहुंचते हैं। हाथरस का जो मामला आया या दिल्ली रेप केस का जो मामला आया, किस तरीके की सोच अगर समझने की कोशिश की जाए, और सोच के साथ साथ क्या लगता है कि एजुकेशन कितना मैटर करता है? क्योंकि दिल्ली रेप केस में हमने देखा कि उसमें एजुकेशन की कमी नज़र आई। उसमें देखा गया कि अगर शायद उनको बहुत सारी विवादित बयान भी सामने आए थे उन आरोपियों के। उन्होंने कहा कि औरतें होती ही इसीलिए हैं, इसलिए हमने किया। तो क्या इसको भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है? जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो बिल्कुल एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे कल्चर, एजुकेशन से ज़्यादा अवेयरनेस, क्योंकि हम आज भी आपको रोक रही हूँ, आज हम 2023 में है, लेकिन हम सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते, हम रेप की बात नहीं करते, हम विक्टिम को छुपाते हैं रादर देन कि जिसने क्राइम किया है उसको। तो इस सोसाइटी को भी कितना बहुत ज़्यादा मिलने की ज़रूरत है ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जब ऐसे केसेस होते हैं हम अचानक से अवेयर होते हैं और अचानक से शांत हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं फिर से बोलूँगी कि कुछ हद तक और एजुकेट भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो प्रीच करते हैं कि हमारी बेटियों को या फिर हमारी फीमेल्स को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें घर में रखना है, उन्हें डोमिनेट करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर कहीं कहीं एजुकेशन है बट अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे ज़रूरत है मैनर्स और एटिकेट सिखाने की, वो पेरेंट्स से आएगी। पेरेंट्स को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बोलते हैं, वो सीखते हैं जो आप करते हो। अगर आप घर में ही आपस में अब्यूज़ कर रहे हो दूसरे को, एज हस्बैंड वाइफ्स या एज कपल्स एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हो, अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हो, मैनरलेस हो एक दूसरे के प्रति, रिस्पेक्टफुल नहीं हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा अचानक से बड़ा होके आप जो जो बोल रहे हो वो सीख जाए, रादर देन आप जो जो कर रहे हो उसको देखने के। आपको लगता है कि क्या इंडिविजुअल से ज़्यादा पेरेंट्स काउंसलिंग की भी ज़रूरत है इस दौर में? जी, तो मैंने इसलिए ही बोला कि आजकल लोग ये अवेयर हो गए हैं कि हमारे बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम भी ये स्टिग्मा है, टैबू है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा तो जीवन निकल गया। अगर आप अपने आसपास भी रिलेटिव से पूछो तो वो बोलेंगे कि हमें जितना जीना था, हमें जितना सीखना था, हमने सीख लिया। बट क्या हम हर मोमेंट नहीं कुछ सीख सकते? हर मोमेंट बेटर नहीं हो सकते? क्या 40-50 साल होना ये एक मार्क आ जाता है कि अब हमने सीख लिया है, अब हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और बढ़ नहीं सकता, लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ नहीं सकता? एज पेरेंट्स अगर हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने बच्चे के लिए ही बेनिफिट कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट की जाते जाते बात कर लेते हैं कि इस दौर में जब सब कुछ सोशल है, जब एक पोस्ट पे हज़ारों कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, हर कोई आपको बताने को तैयार है कि आपकी ये ड्रेसिंग है, आपका ये लाइफ स्टैंडर्ड है और आप इस तरीके से अच्छे हैं, इस तरीके से बुरे हैं। इस रेसिज्म की हम बात करते हैं या बॉडी, जिस तरीके से हम कहते हैं कि बॉडी टैबू की भी बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है इस दौर में कि लगातार हम आई कैची में हम लगे हुए हैं। उस दौर में कितना ज़रूरी है कि हम सेल्फ असिस्ट करें और सेल्फ सेटिस्फैक्शन रखें अपने आप में कि हम जैसे हैं हम वैसे अच्छे हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि ये रील की दुनिया है, रील बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने सामने आई कि फेमस होने के लिए लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके काम किया। इससे कितना बचने की ज़रूरत है? ये अगेन शायद हम आउट ऑफ इन्फीरियोरिटी या हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, हम इसलिए कर रहे हैं। अगर हमें प्रॉपरली अपने ऊपर विश्वास है, हमें बिलीव है कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो टैलेंट है वो इनफ है, तो हमें ये सब शो ऑफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बोलें कि शायद पेयर प्रेशर में ये सब हो रहा है, तो हम चूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स, कोई और चूज़ नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो उतना लेवल ऑफ
सिंसियरिटी, जेन्युइननेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हम सब काम अच्छे से कर सकते हैं तो फिर हम फ्रेंड्स भी खुद से चूज़ कर सकते हैं, अपने पास का एटमॉस्फेयर भी खुद से चूज़ कर सकते हैं। और अगेन ये सारी चीज़ें एक बार में बंद नहीं हो जाएंगी, जो रील्स का है और सोशल मीडिया है, बट आपको देखना है कि आप किस तरीके का मैटर कंज्यूम कर रहे हो, आप किस तरीके की इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो। अगर आप एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड में हो और अब आप रील्स लगा के डांस कर रहे हो एंड मैं हर चीज़ पे आपको रोकना नहीं चाहते, बट आपको एक अपना प्रोफेशनल ऑरा भी मेंटेन करना है। आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो के अगर बोलो कि नहीं मैं यहीं तक कर रही हूँ, ये मेरी दूसरी लाइफ है, ये मेरी दूसरी लाइफ है, तो आपको वो दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। आपको लगता है कि बैलेंसिंग इस दौर में ठीक हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, और पर सीखा जा सकता है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस पे लोग लगे हुए हैं। जैसे हमने देखा है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है साइकोलॉजी के लिए, काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं। आज हमारे पास क्वेरीज आती हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि क्या होता है, हम चाहते हैं बट हमें समझाओ क्या होता है। तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे इंसेंटिव्स लाने चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि ये कैसे प्रमोट करें, एग्जैक्टली क्या होता है ये सब। जैसा स्तुति ने कहा कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, और कोई एज सीमा तय नहीं करती है कि आपका इंटेलेक्चुअल बैलेंस और आप कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, ये एज बार आपका तय नहीं करता है। और जब इस तरीके के क्राइम आते हैं, जैसा स्तुति ने कहा अपनी बातों बातों में कि जब सब कुछ हो जाता है, हम अचानक से गुस्सा होता है समाज और सड़कों पर उतर आता है मोमबत्ती लेके, पोस्टर्स लेके, और लगातार गुस्सा नज़र आता है, लेकिन वो सारा मामला फिर ख़त्म हो जाता है और फिर एक बार ऐसा कुछ होता है कि समाज जग उठता है। तो क्या समाज को सिर्फ मोमबत्ती लेके जगने की ज़रूरत है? सोचिए, ये भी सवाल है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या समाज को साथ देने की ज़रूरत नहीं है? अगर स से समाज होता है तो स से साथ भी होता है। तो समाज को ज़रा साथ दीजिए, और क्योंकि हमारे और आपके बीच के ही वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की क्राइम की है। अगर आप साइको किलर की बात करेंगे तो वो शायद हेरारिकल प्रॉब्लम होगा या वो 1 of 2 होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके की मर्डर्स की बात करेंगे, अगर आप रेप की बात करेंगे, आप रॉबरी की बात करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज भी साथ आए। और ऐसे काउंसलर्स मौजूद हैं, जुड़िए इनसे, बात कीजिए। कोई समस्या है, हर चीज़ का हल है। ये 2023 चल रहा है। बने रहिए